हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रताप सर स्टडी हब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गाउस थ्योरम। कुछ लोग इसको बेटा गॉस थ्योरम भी बोलते हैं, गाउस थ्योरम। और जिसका पहला टॉपिक है एरिया वेक्टर। झटका लगा हुआ थोड़ा कि एक तो एरिया और उसके आगे लिखा हुआ है वेक्टर, ये क्या चीज है। तो थोड़ा पीछे की चर्चा कर लेते हैं। आपने क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, हेलो ध्यान दें, कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज ए और बी रहें, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इनका स्केलर प्रोडक्ट दैट मीन डॉट, ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन देम। मतलब ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी into angle of cosine between them, that mean theta angle between A and B। ठीक इसी तरह आपने एक और पढ़ा होगा, यह है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसी तरह एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये इक्वल होता है, ये भी आपने पढ़ा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू एंगल ऑफ साइन बिटवीन देम, एंगल ऑफ साइन बिटवीन देम। ये हमने क्लास फर्स्ट ईयर में दो फार्मूले वेक्टर के चैप्टर में सीखे थे। ठीक है, लेकिन यहां हमें पढ़ना है एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर देखो बेटा, कुछ बात समझे आप। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास में हमने सीखा था कि अगर कहीं एक रेक्टेंगल रहे, रेक्टेंगल इस तरह, और इसका लेंथ दिया हो मान लो 4 मीटर और इसका ब्रेथ दिया हो 2 मीटर, तो हमसे कहा जाता था इसका एरिया बताओ। तो हम क्या करते थे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस ब्रेथ, सीधी सी बात, और वैल्यू रख देते थे। लेंथ बोले तो 4, क्रॉस ब्रेथ बोले तो 2, रिजल्ट आया 8। और यूनिट चूंकि मीटर इंटू मीटर दैट मीन मीटर स्क्वायर, इस तरह निकालते थे हमने। 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में जितने भी एरिया निकाले, सारे के सारे एरियाज के मैग्नीट्यूड फाइंड किए थे। लेकिन आज एक नई चीज आपको मिलेगी कि एरिया जो होता है बेटा, उसके साथ एसोसिएट होता है उसका डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन। इसका मतलब यह है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। बड़ा कंफ्यूजन टॉपिक है, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए और आप सीख जाएंगे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देख लेते हैं बेटा एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। देखो कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको मोटे तौर पर, उन्हें आप ढंग से समझें। मान लीजिए ये कोई प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस जैसे ये अर्थ जिस पे हम लोग खड़े हैं, और इस पर ये एक बॉडी रखा हुआ है, ये कोई भी बॉडी रखा हुआ है। देखें बेटा, अगर इस बॉडी पर हम इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करें, हेलो फोर्स, तो जाहिर सी बात है कि ये जो बॉडी है ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, बिल्कुल मूव करेगा। करेक्ट, एकदम क्लियर। अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करें, इस तरह बॉडी ये रखा और इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये मूव करेगा, बढ़िया मूव करेगा। लेकिन अगर ध्यान दें, हम इसी फोर्स को, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा, ये आपका सरफेस है, इस पे ये रखा बॉडी, अगर फोर्स का डायरेक्शन हम इस तरह अप्लाई करें, डाउनवर्ड, नॉर्मली डाउनवर्ड ओवर द सरफेस, ये फोर्स एफ ही अप्लाई किया। अब आप जरा सोच के बताओ खुद ही, क्या ये बॉडी मूव करेगा? नहीं, नेवर, कदापि नहीं। क्यों? फोर्स का डायरेक्शन जैसे ही चेंज हुआ,
असर बदल गया। कैसे असर बदल गया? जब हम फोर्स को यूं अप्लाई करते हैं बॉडी पर यूं, तो बॉडी ये चलना शुरू कर देता है विद इन एक्सीलरेशन, ये चलना शुरू कर देता। लेकिन जब इसे बॉडी पर हम नॉर्मली डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी मूव नहीं करता। इसका मतलब है कि फोर्स में डायरेक्शन होता है और फोर्स का असर यहां चेंज दिखाई दे रहा। तो अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाए, दैट मीन उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, तो उसका असर बदल जाता है। जैसा कि यहां आपने देखा कि जब हमने इस बॉडी पर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो हमें सीधी सी बात मालूम है ये बॉडी मूव करेगा। धक्का दिया हमने, यो धकेला, फोर्स दिया तो बॉडी मूव करेगा। लेकिन अगर बॉडी को रखा है और उस पर हम यो फोर्स लगाएं नॉर्मली डाउनवर्ड, तो आप खुद से सोचो यार, क्या बॉडी मूव करेगा? नेवर, बॉडी मूव नहीं करेगा। ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि फोर्स का जो ओरिएंटेशन था, दैट मीन इसका जो डायरेक्शन था, वो चेंज हो गया। और फोर्स होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें मालूम हुआ कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन चेंज कर दें तो उसका असर बदल जाता, उसका इफेक्ट चेंज हो जाता, जैसा कि आपने यहां देखा। और देखें आप, और भी एग्जांपल्स देख लें, और भी एग्जांपल्स देखें। हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, फिलहाल एरिया वेक्टर की अभी बात नहीं कर रहे। ध्यान दें, मान लीजिए कि ये किसी प्लेस में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान दें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एरो से शो किया जाता है। इस तरह हमने ये बना रखी। ये कितनी फील्ड लाइंस आपको देख रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और जरा देखना, ये है आपका एक सरफेस, हालांकि ये कॉपी है, ये इसका ये सरफेस है, या इसका ये सरफेस है। हम आपको दिखाएंगे कि इसके सरफेस के साथ क्या वाकई में इसका डायरेक्शन एसोसिएट है। तो जरा देखें बेटा, अगर हम इस सरफेस को ऐसे रखें, ऐसे, हेलो, तो आप देख रहे होंगे इस सरफेस से कितना फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। तो आप कहेंगे साहब 1 2 3 4 5 6 6 की 6 फील्ड लाइन इससे क्रॉस हो रही। ये देख रहे हैं आप। अब हम इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे बेटा। अगर हम यूं डायरेक्शन कर दें, यूं, और आपसे कहें अब बताओ कितनी फोर्स लाइंस यहां से क्रॉस हो रही, तो आप कहेंगे साहब ये एक फोर्स लाइन नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 हो गई। अगर हम डायरेक्शन चेंज करते रहें तो फोर्स लाइंस का नंबर कम होता जाता है। देख रहे हैं आप, जैसे पहले ऐसे रखा था, 6 फोर्स लाइंस क्रॉस हो रही। अगर इसका डायरेक्शन इस तरह से चेंज करते जाएं तो नंबर ऑफ पासिंग फोर्स लाइंस रिड्यूस हो रही, और जैसे इस पोजीशन में आ जाता है तो नंबर ऑफ पासिंग फोर्स लाइन 0 हो जाता। इसका मतलब यह हुआ कि एरिया के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट होता है। 100% एरिया के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन चीजों को समझने से भी कुछ मजा नहीं आया होगा आपको। आइए हम इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। क्या एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है? आइए देख लेते हैं। मान लो ये ओरिजिनल पॉइंट हमने सेटअप किया और ये 3D ज्योमेट्री क्रिएट है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि एक्स एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज डिनोटेड बाय आई कैप। आई कैप क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता बेटा। और ये जो वाई एक्सिस है ये भी आपने पढ़ा होगा। वाई एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, दैट इज डिनोटेड बाय जे कैप।
इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होता। और ये जो जेड एक्सिस है इस पर भी एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय के। ये स्टैंडर्ड है, ध्यान रखें, आपने पढ़ा होगा। एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस पर यूनिट वेक्टर जे कैप एंड जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर के कैप। अब जरा सोचो, इस पूरी 3D ज्योमेट्री में आपको कितने प्लेन दिखाई दे रहे हैं? तो आप कहेंगे साहब 3। कौन कौन से? एक्स वाई प्लेन, ये वाला, ये देख रहे हैं आप, एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। हेलो, समझो यार, ये एक्स वाई प्लेन, सोते नहीं बात समझते हैं। और ये नीचे वाला देखें आप, ये जो प्लेन है इसका नाम क्या हुआ? एक्स जेड प्लेन। और ये प्लेन जो है इसका नाम क्या हुआ? वाई जेड प्लेन। तो देयर आर 3 प्लेन्स, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन एंड वाई जेड प्लेन। अब जरा सुनो, अगर यहां पर हम एक रेक्टेंगल रख दें, रेक्टेंगल आप जानते हैं जिसकी लेंथ और ब्रीथ अलग अलग होती है, और मान लें इसका लेंथ है l, इस रेक्टेंगल का लेंथ है l और इसका जो ब्रेथ है बेटा, जैसे चौड़ाई कहते हैं, ये मान लिया हमने भी। अब आपसे कहें कि इसका एरिया क्या होगा? एरिया तो सुनो, हमें पता है एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। जनरल फार्मूला जो सदियों से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग। तो दिस इज इक्वल टू लेंथ तो एल है, हाँ साहब एल है, या जो भी हो वो पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई दैट मीन क्रॉस ब्रेथ, ये भी है। मैग्नीट्यूड तो मालूम हो गया एल क्रॉस बी। अब सवाल उठता है इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो जरा सोचो, जैसे मान लो हम ये लिख दें कि वेक्टर आर इज इक्वल टू है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये लिखा हुआ है। ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट है हमने मान लिया वेक्टर आर है। बेटा ये जो रिजल्टेंट होता, हेलो, ये जो रिजल्टेंट होता क्रॉस के केस में वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्लेन पर परपेंडिकुलर होता। हेलो, रिजल्टेंट आर इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो प्लेन है उस पर परपेंडिकुलर होता। मतलब हम ये लिख सकते हैं आर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing वेक्टर ए, प्लेन ऑफ, ऐसे लिखे प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये मेन चीज ध्यान रखें, ए क्रॉस बी की वैल्यू अगर वेक्टर आर है तो ये जो आर है आपका रिजल्टेंट, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के प्लेन्स पर परपेंडिकुलर होता है। तो यहां जरा देखें, ये हमारा जो रेक्टेंगल था ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। एरिया हमने जनरली निकाल लिया एल क्रॉस बी, दैट मीन एल बी लिख सकते हैं यार, इसको लिख सकते हैं एल बी। सवाल उठता है इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन देखें आप, डायरेक्शन देखें। डायरेक्शन इसका निकालने के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सही है? ये जो एरिया निकल के आया एल बी, क्या ये सही है? जरा देखो बेटा, मान लो ये वाला साइड, ये जो लेंथ है ये वेक्टर एल है, सपोज कर लिया थोड़ी देर के लिए वेक्टर एल, ध्यान दें। और ये जो ब्रीथ है इसको मान लिया वेक्टर बी, वेक्टर बी, तो बन गया एल क्रॉस बी, वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। और हम जानते हैं क्रॉस के केस में होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू एंगल ऑफ साइन बिटवीन देम। तो ड्यू टू रेक्टेंगल आपको पता है ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, अदरवाइज ये एंगल, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। तो इस फॉर्मूले से अगर हम वैल्यू पुट करें तो साइन ऑफ थीटा की जगह कितना आएगा? 90, क्योंकि एल और बी के बीच का एंगल 90 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो रिजल्ट मिला एल वी, वही होता भी है। ठीक है, इससे पता चला कि हमारा जो एरिया है
वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जरा डॉट में रख के देखो, डॉट वाले फंक्शन में अगर इसमें रखें बेटा तो हो जाएगा वेक्टर ए। वेक्टर ए की जगह हम लिखेंगे लेंथ एज वेक्टर डॉट ब्रेथ एज वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ दैट इज एल into magnitude of breadth that is b into angle of cosine between them। तो cos और एंगल तो 90। डू यू नो वैल्यू ऑफ cos 90? अरे बिल्कुल साफ जानते हैं, cos 90 का वैल्यू 0 होता तो एरिया 0। क्या ये पॉसिबल है? नो। रेक्टेंगल का एरिया जब हमने फाइंड किया तो मिला हमें LV जो जनरली होता है, और ये फॉलो कर रहा है क्रॉस प्रोडक्ट को। किसे? क्रॉस प्रोडक्ट को। इसलिए हम कह सकते हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया एक वेक्टर को, एरिया को जब भी हम ट्रीट करेंगे आज से हेलो एज ए वेक्टर, एज ए वेक्टर। अब इसका डायरेक्शन पता करना है, क्या होगा। इसका एरिया तो LB निकला, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए देखें बेटा, अभी अभी हमने आपको बताया ये जो रिजल्टेंट है ये प्लेन कंटेनिंग A एंड B दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। तो हमारा ये प्लेन रखा है x एंड y एक्सिस, मतलब x y प्लेन में रखा हुआ है। अब x और y दोनों पर परपेंडिकुलर क्या है? z। हेलो, x और y दोनों पर परपेंडिकुलर है z, तो इसका डायरेक्शन होगा अलोंग द z एक्सिस, और z एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है k कैप। तो यही ब्रैकेट में लिख सकते हैं k कैप। तो इस रेक्टेंगल का, जिसे हम हिंदी में आयत बोलते हैं मेरे बेटे, इसका एरिया हुआ LV k कैप। और ये 2D 2 डायमेंशनल ये फिगर है आपका। जो रेक्टेंगल है 2 डायमेंशनल, स्क्वायर भी होता है 2 डायमेंशनल। तो हमने देखा जब भी एरिया निकालते हैं तो एरिया का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का वैल्यू L, ब्रेथ का वैल्यू B, रिजल्ट मिला LB, राइट। अब सवाल उठता है इसका एरिया का। तो एरिया जो निकला है इसका, उसका डायरेक्शन चूंकि XY प्लेन में रखा, तो इसका जो एरिया निकल के आया क्रॉस प्रोडक्ट से वो होगा अलोंग द z एक्सिस, और उसको हमने लिख दिया k कैप। क्लियर? एक चीज और सुने, जो 2D सरफेस होते हैं 2 डायमेंशनल लाइक दिस, देखें आप, इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये इसका सरफेस है। इस सरफेस का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड, इस पे नॉर्मली आउटवर्ड या नॉर्मली इनवर्ड, दो हो गए डायरेक्शन, एक या तो नॉर्मली आउटवर्ड या नॉर्मली इनवर्ड, लेकिन हम मोस्टली आउटवर्ड डायरेक्शन को सपोज करते हैं। वैसे 2D के केस में आप चाहे तो निगेटिव डायरेक्शन का इंडिकेशन करें या फिर आउटवर्ड, दैट मीन पॉजिटिव डायरेक्शन का। जैसे इसी केस में ये हमने जो एरिया पता किया LB और इसको हमने लिख दिया k कैप। अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं LB और इसका डायरेक्शन लिख सकते हैं नेगेटिव k कैप। दोनों करेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100% करेक्ट। क्लियर? पता चल गया कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी सरफेस का, जैसा अभी हमने देखा था, उसका ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं तो उसका असर बदल जाता। हेलो, उसका असर बदल जाता। और जिन फिजिकल क्वांटिटीज का डायरेक्शन चेंज होने से उनका इफेक्ट चेंज होता है, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। उनके साथ मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ उनका डायरेक्शन भी होता है। तो अब हम एरिया वेक्टर का डेफिनेशन लिखेंगे। आप नोट कर लें एरिया वेक्टर का डेफिनेशन इस तरह, ईच प्लेन सरफेस has magnitude of its area and associate
डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस indicated outward, that mean बाहर की ओर, जैसा कभी दिखाया था, outward और inward in 2D, मतलब 2 डायमेंशनल in 2D। ये है आपका एरिया वेक्टर का डेफिनेशन। क्या लिखा? ईच प्लेन, जितने भी प्लेन सरफेसिस होते हैं उनका मैग्नीट्यूड तो होता ही है एरिया का। ईच प्लेन सरफेस हैज मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एरिया एंड एसोसिएट डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस इंडिकेटेड आउटवर्ड और इनवर्ड इन 2D। और फिजिक्स में बेटा जो 2D सरफेसिस होते हैं, फिजिक्स में जो 2D सरफेसिस होते हैं, 2D सरफेस, उन्हें हम मानते हैं ओपन सरफेस। हेलो, फिजिक्स में 2D सरफेसिस जो होते हैं उन्हें हम मानते हैं ओपन सरफेस। जैसे ये देख रहे हैं आप, खुला हुआ है ओपन सरफेस, 2D है। इधर देखें आप, खुला हुआ है ओपन सरफेस। तो इस एरिया का, इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन या तो आउटवर्ड नॉर्मली यूं, या आउट इनवर्ड नॉर्मली। इसके दो डायरेक्शन, या तो बाहर की ओर या फिर अंदर की ओर। जो बाहर की ओर होता है, हेलो, जो बाहर की ओर होता है उसे हम पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं, और जो अंदर की ओर होता है इनवर्ड, उसे हम नेगेटिव डायरेक्शन से इंडिकेट करते हैं। आप चाहे प्लस में लिखें चाहे माइनस में लिखें, 2D के लिए, इन केस ऑफ ओनली 2D, दैट मीन इन केस ऑफ ओपन सरफेसिस, ये दोनों केस सही होते हैं। तो आप ये डेफिनेशन नोट कर लें। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसी डेफिनेशन से आप एक छोटा सा फिगर भी बना सकते हैं जो शो करेगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे? मान लीजिए ये कोई सर्कुलर सरफेस है जिसका रेडियस हमने मान लिया कैपिटल आर। ये सर्कुलर सरफेस, ऐसे कोई सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर, तो ये सरफेस हुआ इसका, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, अपवर्ड, अदरवाइज इनवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, अपवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। और मान लें इसका एरिया बेटा ए है, ए, तो हम यहां इसको इस तरह शो कर सकते हैं, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू होगा एन कैप, जो कि अलोंग द एरिया वेक्टर, यूनिट वेक्टर है ये, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एरिया वेक्टर इनटू ए। वेक्टर ए इज इक्वल टू लिखा जा सकता है एन कैप इंटू ए। व्हाट इज एन कैप? या एन कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग एरिया वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग एरिया वेक्टर। ये हमने जो बनाया था ये सर्कुलर, ये जो सर्कुलर आपका एरिया देख रहा है, हमने इसका ए मान लिया, एरिया ए एरिया माना, और इसकी रेडियस मान ली आर। वैसे इसका एरिया सर्कुलर होने की वजह से होगा पाई आर स्क्वायर। हमें कैपिटल बनाना चाहिए क्योंकि हमने कैपिटल शो किया है, पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया होता है। अब हमसे अगर इसका डायरेक्शन का बात किया जाए तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो गया, डायरेक्शन क्या है? दिस अपवर्ड, दैट मीन बाई एक्सिस के अलोंग। हेलो, बाई एक्सिस के अलोंग। तो बेटा बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं निगेटिव जे कैप, डाउनवर्ड भी तो हो सकता है।
अपवर्ड और डाउनवर्ड इन केस ऑफ 2D, इन केस ऑफ 2D ओपन सरफेसेस। जो ओपन सरफेसेस होते हैं उनके सरफेस पे अगर हम नॉर्मल डाल दें, नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो नोट कर लें आप इसको। ठीक, अब इस एरिया वेक्टर से रिलेटेड कुछ बढ़िया बढ़िया हम क्वेश्चन करेंगे और आप इन्हें समझ लें। एरिया वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, उन्हें समझ लें आप। हम यहां कुछ फिगर्स बनाएंगे और आप उनके एरिया पता करेंगे, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। जैसे एक फिगर ये है आपका, ये रखा है, ये x, ये y, ये z, ये सरफेस है आपका। इसका हमने ये लेंथ मान लिया x, ब्रेथ मान ली y। एक तो यह है फिगर, हमें इसका एरिया वेक्टर बताना है। इसी तरह एक और बना लेते हैं बेटा, दिस इज x, दिस इज y, अब की बार इसे z कर दिया y, और हमने इस यहां पर ये रख दिया सरफेस। ये सरफेस है आपका, ये सरफेस रखा है, और हमने सपोज किया कि इसका लेंथ जो है, लेंथ ये है मान लो p मान लिया, और इसका जो ब्रेथ है वो हमने मान लिया q। सेकंड फिगर, और एक देखें फिगर, इट इज x, इट इज y एंड इट इज z, और यहां पर हमने रख दिया एक सर्कुलर सरफेस जिसका रेडियस मान लिया हमने r, ये सेंटर पॉइंट। अब आपको इन तीनों में फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3, इन तीनों से आपको एरिया वेक्टर पता करना है। तो ध्यान दो, इस केस में, इन फर्स्ट केस, हमारा ये जो बॉडी रखा है बेटा, ये किस प्लेन में रखा? एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में। और इसका एरिया, एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया वेक्टर इक्वल्स हुआ एक्स बाई, तो लिखना है एक्स इंटू बाई, जनरल फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। सवाल उठता है डायरेक्शन का, तो बेटा इसका डायरेक्शन पता करने के लिए हमें क्या किया, ये एक्स वाई में रखा, इन दोनों प्लेन्स पर परपेंडिकुलर क्या है, एक्स और जेड पे रखा हुआ है, एक्स और जेड पर, एक्स जेड प्लेन में है, तो इस पे परपेंडिकुलर क्या है, बाई, और बाई पे डिनोट किया जाता है जे कैप, तो ब्रैकेट में लिख देंगे जे कैप। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई ब्रैकेट निगेटिव जे कैप, क्योंकि अभी हमने आपको बताया जितने ओपन सरफेसेस होते हैं, दैट मीन 2D फिगर्स होते हैं, उनका जो डायरेक्शन होता है वो या तो सरफेस पे नॉर्मली आउटवर्ड इन अप डायरेक्शन, या सरफेस पे नॉर्मली डाउनवर्ड। डाउनवर्ड वाली वैल्यू निगेटिव और आउटवर्ड की वैल्यू पॉजिटिव, जैसा कि यहां इसका एरिया हो गया। अब जरा इसी तरह इसे देखें आप, ये हमारा जो बॉडी रखा हुआ है सरफेस, इसका एरिया तो पी क्यू हुआ, एरिया वेक्टर पी क्यू हुआ, जनरली पी इंटू क्यू। सवाल केवल इसके डायरेक्शन का है। तो बेटा एक मोटी सी बात तुम्हें बताएं, जिस प्लेन में रखा हो, हेलो, जिस प्लेन में रखा हो उस प्लेन को छोड़ दो, और उसके परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन ये है जेड, जेड का डायरेक्शन, और जेड पे डिनोट किया जाता है के कैप, तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं के कैप। ये इसका आंसर हुआ। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू इन ब्रैकेट डायरेक्शन के लिए निगेटिव के कैप, डाउनवर्ड भी हो सकता, अपवर्ड भी हो सकता। क्लियर? इसी तरह यहां आइए आप, ये सर्कुलर प्लेट है जिसका रेडियस आर है, हमें पता है इसका एरिया, जब हम पता करेंगे एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये तो एरिया मालूम हो गया जनरली। सवाल ये है इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो अब आप समझ गए होंगे, ये हमारा सरफेस रखा है एक्स जेड प्लेन में, और इसका जो डायरेक्शन होगा, मतलब एरिया वेक्टर जब हम पता करेंगे तो डायरेक्शन देख लें, इसका एक्स जेड में रखा तो डायरेक्शन होगा अलोंग वाई एक्सिस, along y axis which is perpendicular to the x and z, और y axis पर रिप्रेजेंट करते हैं j कैप।
या इसी को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और ब्रैकेट में लिख दें नेगेटिव जे का एफ। क्लियर? वेरी गुड, इसे नोट कर लें आप। ठीक, बहुत बढ़िया। अब एक बात और समझ लें, जैसा कि हमने आपको अभी बताया 2D सरफेसेस को फिजिक्स में ओपन सरफेस सिलेक्ट किया जाता है, सपोज किया जाता है। जितने 2D सरफेसेस होते हैं लाइक दिस बेटे, ये सब ओपन सरफेस हैं। लेकिन अगर कोई क्लोज्ड सरफेस रहे, दैट मीन 3 डायमेंशनल 3D सरफेसेस ये होते हैं फिजिक्स में क्लोज्ड सरफेस। जैसे यहां एक बना के दिखाते हैं आपको, एक छोटा सा क्यूब बनाया, यूं इस तरह सब लोग बना लेते हैं। क्यूब है यार, क्यूब है ये, ऐसे इसे मिलाया और इसे मिलाया, ये आपका बन गया क्यूब। आपको पता है क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, आपको इसमें दिखाई भी दे रहे होंगे। ये सरफेस नंबर 1 देख रहे हैं आप, ये सरफेस नंबर 2 ये वाला, और ये है सरफेस नंबर 3 इधर वाला, और ये देख रहे हैं आप सरफेस नंबर 4। अभी 2 बचे, तो एक ये बाहर वाला और एक इसके पीछे वाला, 6 हो गए। क्यूब में 6 सरफेस होते हैं बेटा। 3D सरफेसेस आर ऑलवेज सपोज्ड एज ए क्लोज्ड सरफेस, और जितने भी क्लोज्ड सरफेस होते हैं उनका जो एरिया वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन ऑलवेज आई रिपीट अगेन, ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, नॉट इनवर्ड। तो जैसे ये सरफेस है, ये इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड, अंदर नहीं, क्लोज्ड है। इसी तरह ये सरफेस है, एरिया वेक्टर ये होगा। इसी तरह ये सरफेस है, एरिया वेक्टर ये होगा, और इसी तरह ये है तो एरिया वेक्टर ये होगा। क्लियर? बहुत अच्छी बात। तो आज हमने एरिया वेक्टर पे बहुत चर्चा किया। हम फिर मोटी मोटी आपको बातें बता दें, कोई खास नहीं है, पहला टॉपिक है, शुरुआती टॉपिक है, और इसी टॉपिक को पढ़ने के बाद हम पहुंचेंगे गॉस थ्योरम पर धीरे धीरे। एक बार फिर से ध्यान दें, एरिया जो प्लेन सरफेसेस होते हैं, प्लेन सरफेसेस, उनका एरिया का मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ उनसे एसोसिएट होता है डायरेक्शन, और उसका डायरेक्शन जो है एरिया का वो नॉर्मल टू द सरफेस, जैसा कभी बताया 2D सरफेसेस में जो नॉर्मल होता है या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। हम कुछ भी लिख सकते हैं, आउटवर्ड वाला पॉजिटिव, इनवर्ड वाला निगेटिव। लेकिन जो 3D सरफेसेस हैं, जो 3D सरफेसेस हैं, दैट मीन क्लोज्ड सरफेसेस, उनमें जो एरिया का डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज आपको लेना है आउटवर्ड, नॉट इनवर्ड। हमेशा ये ध्यान रखेंगे। फिजिक्स में 2D सरफेसेस का जो एरिया डायरेक्शन है वो या तो आउटवर्ड हो सकता है प्लेन सरफेस के नॉर्मल, या इनवर्ड हो सकता है। लेकिन 3D में, इन केस ऑफ 3D, ध्यान दें, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस, आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर? बहुत अच्छी बात। तो इस तरह हमने एरिया वेक्टर के बारे में चर्चा किया, और हम ये उम्मीद करेंगे कि आपके समझ में आया होगा एरिया वेक्टर क्या होता है। और आज से धारणा बना लो मेरे लाल, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आज से हम एरिया को ट्रीट करेंगे एज ए वेक्टर, क्योंकि हमने बताया अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का
डायरेक्शन चेंज हो जाए या उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाए तो उसका असर बदल जाता। और जिन क्वांटिटीज के असर बदल जाते उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब आप लोग मन लगाकर पढ़ें और अपना सेहत का ख्याल रखें। सर्दियां बहुत पड़ रही। अगले वीडियो आने तक बाय बाय।